नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हमने जो रिट एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान की जो 6 से लेकर 12 तक की स्कूल की जो किताबें उनकी जो सीरीज शुरू की थी, हम 6 की जो क्लास है वो कंप्लीट कर चुके हैं बुक, और हमने 7th क्लास की भी स्टार्ट कर दी है। आज हिस्ट्री ले रखी है हमने, और हिस्ट्री का ये नेक्स्ट पार्ट है, दिल्ली सल्तनत और राजस्थान। इसमें ये है कि जो दिल्ली के साथ, दिल्ली में जैसे बहुत सारे शासन स्थापित हुए, मुगल काल है, गुलाम वंश है, और ये जो बाहर के जितने भी थे, तो उनके साथ राजस्थान का संबंध कैसा रहा, राजस्थान के राजाओं के साथ कैसा संबंध रहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जैसे कुछ कुछ राजस्थान के जो राजा थे वो इतने महान थे कि उन्होंने कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, मर गए परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। और अपने जो साम्राज्य उस पर स्थापना करने की भी अगर इन लोगों ने कोशिश की तो डट के मुकाबला किया। उनमें से ही है ना, जो 7 की बुक है उसमें से 4 बहुत ही महान वीर दे रखे हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो 3 है उसमें से तीनों के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका ही संघर्ष रहा है। जैसे हमीरदेव चौहान है और रणथंभौर के वहाँ पे, और रावल रतन सिंह है और कानड़देव है। फिर जो शेखा थे उनको छोड़ के बाकी इन तीनों का जो है वो संघर्ष लगभग अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा है। तो आप ये कॉमन बात ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे साम्राज्य में जो है कि हर्ष के बाद में लगभग है ना, साम्राज्य है वो बहुत सारी इकाइयों में बढ़ गया। हर्ष के समय तक तो क्या पूरा साम्राज्य एक ही सत्ता में था, लेकिन फिर जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई और हर्ष के शासन के बाद में लगभग सारे साम्राज्य वो बिखराव में हो गए, मतलब सब अपने अपने अलग अलग जो है संघर्षों में उलझ के रह गए। तो बहुत सारी जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई, और जो अपने सैनिक शक्ति भी कमजोर हो गई। और इस प्रकार क्या है, इस अस्थिरता का लाभ किसने उठाया, बाहर के देश के लोगों ने, जैसे तुर्की से आई, अफगानिस्तान से आए, या जैसे ब्रिटिश ने भी ऐसे ही फायदा उठाया। तो इस प्रकार यहाँ क्या, दिल्ली सल्तनत पे जहाँ जिसका दिल्ली पे अधिकार होता था, लगभग माना जाता था कि पूरे संपूर्ण भारत पे ना, लेकिन हाँ लगभग दिल्ली बहुत केंद्र जो शक्तिशाली केंद्र था। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि हर्ष के बाद में जब दिल्ली सल्तनत और राजस्थान का कैसा रहा कि गजनवी, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि 2 लोग आए थे, एक तो जो बाहर के विदेशी थे, गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसमें गजनवी पहले आया था, उसने क्या करा कि टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसकी सबसे बड़ी ये थी कि 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, जो कि कहाँ है, गुजरात में। इसने जो सोमनाथ का मंदिर है बहुत ही मतलब ध्वंस करा उसको, बहुत बुरी तरीके से आक्रमण किया और मंदिर को पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, और वहाँ पे जितना भी धन था वो सारा लूट लिया। और इससे क्या, भारतीय संस्कृति का भी जो है वो नष्ट हुई, मंदिर भी, स्मारक है वो नष्ट हुए। फिर इसके बाद में जो गौर प्रदेश था, वहाँ का था मोहम्मद गोरी, वहाँ का था मोहम्मद गोरी। इसने क्या करा, इसने भी ये जो थे, जैसे गजनवी थे, गोरी थे, ये इन्होंने कोई साम्राज्य स्थापित करने के मतलब उस इरादे से नहीं आए थे, इनको बस लूटना था थोड़ा बहुत, और उस हिसाब से आए थे। तो यहाँ गजनवी फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया और वहाँ से समाप्त हो गया। फिर जो मोहम्मद गोरी आए, इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी हो गई थी। इसमें क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, ये इसमें जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और जो गोरी है इनके बीच में हुआ था। और जो इसमें गोरी है वो हार गया था, और पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गए थे इसके अंदर। फिर दूसरा वापस युद्ध जो हुआ तराइन का सेकंड, वो भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार गए, और इनको जो गोरी है वो गौर प्रदेश अपने साथ में ले गया था। और वहाँ पे इनकी कुछ कहानियां भी प्रसिद्ध है कि वहाँ पे जो बाण भेदी है ऐसी कुछ हुई थी, और उसमें फिर जो पृथ्वीराज चौहान है इन्होंने गोरी को मार डाला, और उसके साथ जो चंद बरदाई है और पृथ्वीराज चौहान है वो भी एक साथ मरे थे, ऐसी श्रुतियां हैं, सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, वहां से प्रथम बार भारत में किसी मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ शुरुआती दौर शुरू हो गया था वहां से।
फिर यहाँ पे देखिए, अब जैसे तराइन के इसमें जो गोरी है, इसका अंतिम अभियान था खोखरों के विरुद्ध। ये खोखर क्या एक जाति है पहाड़ों में रहने वाली, 1206 में। पूछा जा सकता है कि गोरी का अंतिम जो अभियान है वो किसके विरुद्ध हुआ था? खोखर, ये जाति है, तो इनके विरुद्ध हुआ था 1206 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि खोखरों ने इस मुठभेड़ में गोरी की तो हत्या हो गई। अब गोरी के बाद कोई पुत्र तो था नहीं गोरी का, तो इनमें क्या हुआ कि अब संघर्ष के लिए जितने भी इसके गुलाम थे या इनके जो सूबेदार थे, उनमें क्या है कि संघर्ष छिड़ गया। तो इस वक्त गोरी की मृत्यु के बाद तीसरे नंबर पे आता है गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। ये उस संघर्ष में जीता और इसने यहीं से प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1206 में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है ये। फिर 1206 में इस प्रकार स्थापना हुई। यहाँ ये हुआ कि 1526 तक यहाँ इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे इब्राहिम लोदी या 1526 में बाबर के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ बाबर जीता था। यहाँ से संपूर्ण रूप से जो है मुस्लिम साम्राज्य की लगभग नींव पड़ गई थी। यहाँ के बाद में फिर हम मुगल काल पढ़ते हैं, बाबर के बाद में उनके जितने भी वंशज रहे हैं। तो इस प्रकार ये शुरुआती दौर था। फिर अब देखिए दिल्ली सल्तनत का किस प्रकार रहा। ये हमीरदेव चौहान हमारी बुक में दे रखा है। तीन चार बड़े बड़े वीर योद्धा दे रखे हैं, उसमें से प्रथम है हमीरदेव चौहान। ये आपको पता है कहाँ के थे? रणथंभौर में इनका था शासन, और 1282 में गद्दी पे बैठे थे। पिता जो है जेत्र सिंह, और पता है ये जेत्र सिंह के जीवित रहते हुए ही गद्दी पे बैठे थे, और इन्होंने 17 में से 16 विजयी रहे। अब 17वां क्यों नहीं? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, इसके इन्होंने अपने दुर्ग को बचाने के दौरान, और हमेशा अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक चाटुकारिता रही है कि उन्होंने हमेशा हर युद्ध में छल कपट का काम जरूर लिया है। चाहे वो रावल रतन सिंह के साथ लिया हो, चाहे कावनड़ देव के लिए साथ लिया हो, या चाहे हमीरदेव, उनकी सबसे बड़ी एक समझ सकते हैं कि उनकी ऐसी रही है कि इन्होंने हमेशा छल कपट, जब पता था कि नहीं जीता जाएगा तो हमेशा इन्होंने छल कपट का ही प्रयोग किया। तो इसलिए 17 में से जो 16 है वो विजयी रहे, और 17वां जो थे अंतिम रूप से तो वीरगति को प्राप्त हो गए। अब क्या हुआ कि उस समय जब हमीरदेव चौहान थे तो दिल्ली पे किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का शासन था, ठीक है। ये कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं। 1291 में बैठे थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि हमीरदेव चौहान एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू किया, और ये बात जलालुद्दीन को पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या करा? झायन के दुर्ग पे अधिकार किया, वहां पे आक्रमण किया और उस पे दुर्ग पे अधिकार कर लिया। फिर 1296 में जलालुद्दीन को मार के अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने चाचा को मार डाला और उसका शासन स्थापित किया, अब यहाँ शत्रुता कैसे पैदा हुई? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ऐसे बैठे बैठे तो आक्रमण करेगा नहीं, कहीं ना कहीं शत्रुता तो पैदा होगी, या तो ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा तो वो राजा आंखों में आएगा, और या फिर कुछ छेड़खानी करते हैं तब आंखों में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी शत्रुता कैसे कहाँ से शुरू हुई कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शिविर से कुछ खिलजी के जो सैनिक थे वो भागे। उन्होंने हमीरदेव चौहान ने क्या करा? उनको शरण दे दी। इन्होंने वापस मांगे परंतु नहीं दिए। इन्होंने कहा कि शरणार्थियों को मतलब भेजना हमारे उसमें नहीं है। तो ऐसा करके और यहाँ की शुरुआती दौर हो गया इनको। अब इन्होंने क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुग खां और नुसरत खां इन दोनों को आक्रमण करने के लिए भेजा झायन के दुर्ग पे, ठीक है। हालांकि इन वीर योद्धाओं ने खूब लड़ा और बहुत हद तक इनकी जो खदेड़ डाला सेना को, परंतु इसमें क्या नुसरत खां तो मारा गया और फिर ये जो है सेना ही वापस चली गई। आगे इस प्रकार हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है तो झायन का दुर्ग जीतने तो भेजा, परंतु जब असफल रहे तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो स्वयं भी आया। उसने क्या करा? 1 वर्ष तक घेरा डाला, और परंतु जब उसे लगा कि नई सफलता मिलेगी तो उसने छल कपट का प्रयोग किया। क्या करा कि हमेशा ये इसकी आदत थी कि जैसे दुर्ग में रसद सामग्रियां खराब होती थी या खत्म हो जाती थी, और इनके भी जो घेरा है वो लगभग 8 महीने साल भर ऐसा चलता था। जब खुद थक हार जाते थे तो छल कपट का प्रयोग करते थे। तो इन्होंने क्या करा कि हड्डियों का चूरा मिला दिया जो जलाशय थे या खाने का जो सामग्री होती थी, रसद सामग्री। तो अब है ना जो सेना है वीर योद्धा वो क्या करे? तो उन्होंने मतलब लड़ने के लिए बाहर आ जाते थे दुर्गों से, और इस प्रकार इन्होंने छल कपट के द्वारा 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया खिलजी ने, ठीक है। फिर ये जो है दुर्ग अपने
पुत्र को दिया और वहां से चले गए। अभी दूसरे नंबर पे है रावल रतन सिंह। यहाँ हुआ कि देखो जस्ट ये हमीर के बाद में ही है, वो 1301 में हमीर देव चौहान का खत्म हो गया, फिर ये 1302 में ईस्वी में रावल रतन सिंह। ये कहाँ के थे? ये मेवाड़ की जो राजधानी है चित्तौड़, वहां पे। आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी, अगर वो मूवी देखी है तो आपको रावल रतन सिंह को समझने में 5 मिनट भी नहीं, बहुत आसान है। इस प्रकार है कि आपको पता है उस मूवी में भी दिखाया है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, और तो इसलिए मेवाड़ के थे वंशज। और यहाँ पे ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने वो रानी पद्मिनी के लिए ऐसा माना जाता है, पर कारण बहुत सारे थे। तो इन्होंने क्या करा, आक्रमण किया चित्तौड़ की पर अधिकार करने के लिए, और 1 वर्ष में ही आरंभ कर दिया था। मतलब बैठे ही थे गद्दी पे और 1 वर्ष के भीतर इन्होंने आक्रमण करा। और गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे इन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, वो शिविर लगाया था अपना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे था, तो गंभीरी और बेड़च। और 8 माह का घेरा डाला, और जब लगा कि असफल होना है तो फिर से छल कपट का प्रयोग किया। इन्होंने क्या करा कि जो है मतलब उनको बुलाया अपने, जहाँ इनका खेमा लगा हुआ था शिविर में, वहां सामने बुलाया रावल रतन सिंह को बातचीत करने के लिए, और वहां से उन्होंने उसको उठाया और अपने साथ ले गया। फिर उसके बावजूद भी जो रानी पद्मिनी है उसके जो गोरा और बादल थे उनके नेतृत्व में इनको छुड़ा लिया गया रावल रतन सिंह को, परंतु फिर भी इन्होंने अंतिम रूप से ये मारे गए रावल रतन सिंह। और यहाँ पे जौहर भी हुआ था चित्तौड़ का पहला, जो कि रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। और फिर इसी शाखा में, जो मेवाड़ की जो ये शाखा है वहाँ पे रावलों की, वो 1326 में हम्मीर, वो सिसोदा गांव के थे, और वापस पुनः चित्तौड़ को जीत लिया। एक बार चित्तौड़ है वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया, फिर उसके बाद में हम्मीर ने उसे पुनः वापस चित्तौड़ जीत लिया। तीसरे नंबर पे है अपने कानड़ देव। ये कहाँ के राजा थे? जालौर के, और ये 1305 में गद्दी पर बैठे। अब देखिए लगातार आ रहा है, 1300, फिर एक में रणथंभौर का, फिर 1300 ये 3-4 में अपने ये रावल रतन सिंह, फिर कानड़ देव 305 में। हालांकि ये अलग अलग जगहों के थे, पर हाँ इनका लगभग जो समय है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रहा था। इनका ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी हैं जो, इन्होंने क्या करा, उल्लू खां और नुसरत खां, इसके नेतृत्व में ना गुजरात सेना भेजी, गुजरात को लूटने के लिए, और ऐसा कुछ करके। तो इन्होंने क्या, कानड़ देव से जो गुजरात जाने का रास्ता था वो जालोर से होके जाता था। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे अनुमति मांगी, पर इन्होंने नहीं दिया। तो इन्होंने उस समय क्या, मार्ग बदला और मेवाड़ से निकल गई। परंतु जब ना इसको कानड़ देव को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ गुजरात में बहुत भगदड़ मचाई और बहुत लूटा, बहुत इनके मतलब जो सभ्यता है वो ध्वंस हुई, तो कानड़ देव को गुस्सा आया। तो इन्होंने क्या करा कि जो वापस लौटती हुई सेना है उसको लूट लिया इन्होंने, और जितना भी धन उन्होंने लूटा था वो सारा हड़प लिया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच में मतलब वो एक शत्रुता बन गई थी। और फिर इनके अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पे आक्रमण किया, क्योंकि अब दिखती बात है इसकी सेना को अगर लूटेगा तो ये चुप नहीं रहेगा। तो इसने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया, और सफलता नहीं मिली तो फिर से छल कपट का प्रयोग किया, और इस युद्ध में वीरमदेव मारा गया जो इनका पुत्र था। ठीक है, और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया था, और ये जो दैया सरकार है ये इनकी तरफ से था, कानड़ देव की तरफ से। उसने क्या करा, विश्वासघात करा। उसने मतलब जो घुसपैठियों को है, गुप्त दरवाजे का जो प्रवेश द्वार है उनसे अंदर जाने का रास्ता बता दिया, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर चली गई। हालांकि इन वीर योद्धाओं ने खूब लड़ा, और जो अंदर घुसे थे प्रवेश द्वार से उनको बहुत करा, पर फिर भी हारना तय था, क्योंकि अगर कोई घर का ही भेदी है वो लंका ढा दी इन्होंने, तो विश्वासघात का तो यही परिणाम होना था। और इस प्रकार इन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी, उसने जालौर पे अधिकार कर लिया। और आगे देखिए महाराव शेखा, इनका जन्म है अमृतसर में हुआ था 1433 में। ध्यान रखिएगा अमृतसर में। अब ये इस प्रकार है कि महाराव शेखा और चंद्रसेन ये दोनों भाई भाई थे, जो कि शेखा था वो छोटा था और चंद्रसेन था वो बड़ा था। चंद्रसेन थे ये आमेर पर कर रहे थे शासन, और शेखा थे वो अमृतसर के आसपास का बहुत सारा एरिया है जो इन्होंने विजिट कर रखा था। चंद्रसेन को ये पसंद नहीं है कि जो शेखा है वो स्वतंत्र खुद का राज्य मतलब संभाले, या आमेर के रहते हुए, इतने बड़े राज्य के रहते हुए भी शेखा अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी शेखा ने आमेर की, तो इसलिए चंद्रसेन को पसंद नहीं आया। इस प्रकार इनके बीच में आपसी बैर आई, और
कहा जाता है कि महाराव शेखा जो है वो नारी सम्मान है तो बहुत प्रसिद्ध थे। ये नारी सम्मान के लिए इन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था अंतिम क्षणों में, और इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय मांस न खाना स्वीकारा। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे 4 ऑप्शन देख के पूछा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा हटके हैं, लोगों की नज़रों में नहीं आएगा। बाकी पृथ्वीराज चौहान है, कानड़ देव है, हमीर देव, इनके बारे में सालों से पढ़ते आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। पर महाराव शेखा जो है, इनका ये सवाल बिल्कुल है कि नारी सम्मान के लिए किसने अपने जीवन को त्याग दिया, कि महाराव शेखा, और ऐसे 4 ऑप्शन दे देवे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म है जो अमृतसर में हुआ था 1433 में, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और इनके प्रयासों से पठानों ने गाय का मांस जो खाना है वो मतलब ना खाना स्वीकार किया, मांस न खाना स्वीकार किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अच्छा फैक्ट है और पूछने जाने जैसा है। आगे देखिए कुंभा, ये लास्ट है इस लेसन का। कि कुंभा क्या है, कि कुंभा की जो किस कैसे क्या प्रकार उनकी कला रही, किस प्रकार के वो थे, और किस प्रकार कहाँ उन्होंने शासन किया, किस प्रकार विजय प्राप्त की, तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? एक तो एकलिंग महात्म्य में, और रसिक प्रिया में, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। आपको पता है ये तीनों ही कुंभा से संबंधित है, और इन तीनों में कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। अब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, किस किस के बीच? मालवा का जो महमूद खिलजी है उसके बीच में, और कुंभा के बीच में। इसमें कुंभा विजित रहा था, और जो महमूद खिलजी है वो हार गया। हालांकि इसके बाद में भी महमूद खिलजी ने बहुत बार प्रयास करा था, परंतु कभी सफल नहीं हुआ। इसमें यह है कि खास बात है कि कुंभा का जो काल है वो भारतीय कला का जो है इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो 84 दुर्ग थे, यानी 84, उसमें से लगभग 32 दुर्ग है वो कुंभा ने बनवाए थे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़, जिसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, यानी जिस पे कभी कोई विजय प्राप्त ना कर सका। और इसकी जो दीवार है आसपास में, वो कहते हैं कि चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट बहुत अच्छा है इसका। और इस प्रकार इन लेसन में ये 4 दे रखे हैं हमारे, जो मैंने जितने भी है खास खास पॉइंट्स वो आपको इसमें दिखाए हैं। और फिर कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा है, उसकी मृत्यु हुई थी लगभग ये 1468 में, इसमें यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था इनका। और इस प्रकार, और हाँ ये शेखा के बारे में इम्पोर्टेंट है कि जो ये चूरू झुंझुनू सीकर का ना, वो जो शेखावाटी जो नाम है वो इन्हीं के नाम पे पड़ा। इन्होंने अच्छा साम्राज्य स्थापित किया था अपना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। हम 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके जो और लेसन्स हैं हमारे बाकी के बचे हुए उनके बारे में मैं वही फैक्ट्स लाऊंगी जो बिल्कुल सवाल में पूछे जाने के लायक है। और बाकी पूरा लेसन पढ़ने की आप ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। 110% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए, क्योंकि सवाल इनसे बाहर नहीं जाने। सवाल बहुत सतही और बहुत अच्छे हल्के पूछे जाएंगे, बस हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो फैमिली है हमारी और बड़ी होए। और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।